वाराणसी की उमस भरी गर्मी और धूल से सनी हवा ने जैसे ही बस की खिड़की से भीतर प्रवेश किया, कैप्टन अंजलि सिंह के फेफड़ों में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, जो सरहद की बर्फीली हवाओं से बिल्कुल अलग थी। पिछले 2 वर्षों से कश्मीर की दुर्गम पहाड़ियों और बारूदी सुरंगों के बीच मौत से आंख मिचौली खेलते हुए उसने जिस एक पल का सपना हर रात देखा था, वह पल अब उसकी आंखों के सामने साकार हो रहा था। फिर भी उसका दिल एक अनजाने डर से जोर जोर से धड़क रहा था। खाकी वर्दी पर लगे हुए सितारे और मेडल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, जो उसकी वीरता की गवाही दे रहे थे। लेकिन उसके भीतर की बेटी आज उस फौजी अफसर पर हावी हो रही थी, जो अपनी मां सावित्री देवी के आंचल की छांव के लिए तड़प रही थी। बस के पहिए जैसे जैसे काकी की उबड़ खाबड़ सड़कों पर आगे बढ़ रहे थे। अंजलि की आंखों में अतीत की धुंधली तस्वीरें किसी चलचित्र की तरह तैरने लगी थीं, जिसमें उसकी मां का मुस्कुराता हुआ चेहरा सबसे साफ था। सीमा पर बिताए गए वे 2 साल किसी कालकोठरी से कम नहीं थे, जहां सुरक्षा कारणों से उसे अपने परिवार से संपर्क करने की अनुमति ना के बराबर थी। और यही खामोशी आज उसके मन में एक अजीब सा अपराधबोध पैदा कर रही थी। उसने सोचा था कि जब वह घर वापस लौटेगी तो वह अपनी मां को सरप्राइज देगी। उसे बिना बताए अचानक घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी और देखेगी कि कैसे सावित्री देवी की बूढ़ी आंखें खुशी के मारे छलक पड़ती हैं और वह दौड़कर अपनी लाडली को गले लगा लेती हैं। अंजलि ने कल्पना की थी कि मां ने जरूर उसकी पसंदीदा खीर बनाई होगी, क्योंकि मां का दिल तो बिना बताए ही जान लेता है कि उनके बच्चे कब आ रहे हैं। और यही सोचकर उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान तैर गई, जो थकान को छिपाने की कोशिश कर रही थी। बस के अंदर बैठे अन्य यात्री उसे और उसकी वर्दी को सम्मान और कौतूहल की नजरों से देख रहे थे, लेकिन अंजलि का ध्यान केवल खिड़की के बाहर भागते हुए दृश्यों पर था। वाराणसी, जिसे दुनिया मोक्ष की नगरी काशी के नाम से जानती है, आज भी वैसा ही था जैसा वह 2 साल पहले छोड़ गई थी। भीड़ भाड़, शोरगुल, मंदिरों की घंटियां और हर हर महादेव के जयकारे। लेकिन इस परिचित शोर में भी उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे हवा में कुछ ऐसा घुला हो जो शुभ नहीं था। या शायद यह केवल एक सैनिक का अतिस्क्रिय दिमाग था, जो हर स्थिति में खतरे को भांपने की कोशिश करता है। उसने अपने भाई राकेश को खत लिखा था कि वह शायद इस महीने आ सकती है, लेकिन तारीख पक्की नहीं की थी ताकि सरप्राइज खराब न हो। मगर अब उसे लग रहा था कि शायद उसे बता देना चाहिए था, ताकि कोई उसे लेने बस स्टैंड आ जाता। बस अब शहर के मुख्य बस अड्डे की ओर मुड़ रही थी, जहां यात्रियों की भीड़ और रिक्शेवालों की चिल्लापों ने एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी, जहां हर कोई अपनी ही जल्दी में भाग रहा था और जो किसी को दूसरे की परवाह नहीं थी। जैसे ही बस रुकी और अंजलि ने अपना सामान उठाकर नीचे कदम रखा, बस स्टैंड की गर्म हवा और पसीने की गंध ने उसका स्वागत किया, जो कश्मीर की स्वच्छ हवा के बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन इसमें मिट्टी की वह खुशबू थी जिसे वह घर कहती थी। उसने अपनी टोपी ठीक की और चारों ओर नजर दौड़ाई। उम्मीद थी कि शायद भाई राकेश या भाभी सुनीता का कोई परिचित चेहरा दिख जाए। हालांकि उसने उन्हें खबर नहीं दी थी, फिर भी मन के किसी कोने में एक उम्मीद थी। वर्दी की गरिमा बनाए रखते हुए वह भीड़ को चीरती हुई बाहर निकलने लगी, जहां दर्जनों ऑटो वाले उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे। मैडम जी, कैंट चलेंगी, गोदौलिया चलेंगी की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने विनम्रता से सबको मना किया और अपनी नजरें उस टैक्सी स्टैंड की ओर घुमाईं, जहां से वह सीधे अपने घर, अपने उस पुराने पुश्तैनी मकान की ओर जा सके जहां उसका बचपन बीता था। तभी उसकी नजर बस स्टैंड के एक कोने में एक कूड़ेदान के पास मची हलचल पर पड़ी, जहां कुछ लोग एक बूढ़ी औरत को धक्के मार रहे थे और गालियां दे रहे थे। शायद वह औरत उनसे कुछ मांग रही थी या रास्ते में आ गई थी। एक फौजी होने के नाते अंजलि के अंदर अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का जज्बा कूट कूट कर भरा था, इसलिए उसके कदम अनजाने ही उस ओर मुड़ गए।
जहां वह भीड़ तमाशबीन बनी खड़ी थी, वह औरत जमीन पर गिरी हुई थी। उसके कपड़े मैले, कुचैले और जगह जगह से फटे हुए थे। उसके बाल उलझे हुए थे और वह कांपते हाथों से लोगों के आगे गिड़गिड़ा रही थी। शायद एक वक्त की रोटी या पानी के लिए अंजलि का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि इस देश में जहां हम सीमाओं की रक्षा करते हैं, वहां आज भी हमारे बुजुर्गों को 2 वक्त की रोटी के लिए इस तरह अपमानित होना पड़ता है। यह कितनी बड़ी विडंबना है। अंजलि ने भीड़ को हटाते हुए अपनी रौबदार आवाज में कहा, हटो यहां से, क्या तमाशा लगा रखा है? एक बूढ़ी औरत को तंग करते हुए शर्म नहीं आती? तुम लोगों को उसकी आवाज और वर्दी का असर तुरंत हुआ और लोग डरकर पीछे हट गए। लेकिन वह बूढ़ी औरत अभी भी जमीन पर सिर झुकाए बैठी थी, जैसे उसे किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। अंजलि ने नीचे झुककर उस औरत के कंधे पर हाथ रखा। माँ जी, आप ठीक तो हैं? उठिए, मैं आपको पानी पिलाती हूं। उसके स्पर्श में एक सैनिक की सख्ती नहीं, बल्कि एक बेटी की ममता थी। जैसे ही अंजलि का हाथ उस औरत की कलाई पर पड़ा, उसे एक अजीब सा झटका लगा, क्योंकि उस कलाई पर एक पुराना तांबे का कड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी मां सावित्री देवी हमेशा पहना करती थी, जिसे उन्होंने कभी नहीं उतारा था। उस एक पल में पूरी दुनिया अंजलि के लिए रुक गई और उसके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंध गए। क्या यह संभव है? क्या यह वही कड़ा है, या यह सिर्फ एक संयोग है? उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा वह उसकी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने कांपते हाथों से उस औरत के उलझे हुए बालों को उसके चेहरे से हटाया, और जैसे ही उस औरत ने अपनी धुंधली आंखों से ऊपर देखा, अंजलि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह चेहरा भले ही भूख और गंदगी से बदरंग हो गया था, भले ही गाल पिचक गए थे और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे, लेकिन वह चेहरा उसकी मां का ही था, उसकी अपनी मां, सावित्री देवी। अंजलि के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, बस एक चीख उसके गले में घुटकर रह गई और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। सावित्री देवी ने जब सामने खड़ी उस रौबदार फौजी अफसर को देखा, तो पहले तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उनकी आंखों में सिर्फ डर और घबराहट थी, जैसे उन्हें लग रहा हो कि अब पुलिस या फौज वाले उन्हें यहां से भगाने आए हैं। उन्होंने अपने फटे हुए पल्लू से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की और लड़खड़ाते हुए पीछे खिसकने लगीं। नहीं साहब, नहीं, मैं जा रही हूं, मुझे मत मारो, मैंने चोरी नहीं की। उनकी आवाज इतनी क्षीण और टूटी हुई थी कि उसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। अंजलि यह दृश्य देख नहीं पा रही थी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। जिस मां को वह रानी की तरह रखने के सपने देख रही थी, वह आज उसके सामने एक भिखारी बनकर गिड़गिड़ा रही थी। उसे अपनी ही बेटी से डर लग रहा था, क्योंकि वह उसे पहचान नहीं पा रही थी। मां, मां, यह मैं हूं, आपकी अंजलि, आपकी अंजू। अंजलि ने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहा और अपनी टोपी उतारकर एक तरफ रख दी, ताकि उसकी मां उसका चेहरा ठीक से देख सके। सावित्री देवी के हाथ रुक गए। उन्होंने धीरे से अपना चेहरा उठाया और अपनी पथराई आंखों को सिकोड़कर उस वर्दी वाली लड़की को देखा, जैसे वे किसी पुरानी याद को टटोल रही हों। अंजू, उनके सूखे होंठों से यह शब्द किसी प्रार्थना की तरह निकला, और फिर उनकी आंखों में पहचान की एक चमक उभरी, जो तुरंत ही घोर शर्म और आत्मग्लानि में बदल गई। एक मां के लिए इससे बड़ा नर्क और क्या हो सकता है कि उसकी अफसर बेटी उसे भीख मांगते हुए देखे। सावित्री देवी ने तुरंत अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, नहीं, तू यहां मत देख मुझे, चली जा यहां से, चली जा। अंजलि ने अब और संयम नहीं रखा। उसने आगे बढ़कर अपनी मां को अपनी बाहों में जकड़ लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में डरावने सपने देखने पर वह मां से लिपट जाती थी। लेकिन आज भूमिकाएं बदल गई थीं। सावित्री देवी का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था,
उनसे आने वाली पसीने और गंदगी की गंध अंजलि के लिए किसी भी खुशबू से ज्यादा पवित्र थी, क्योंकि वह उसकी मां की गंध थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मां, मैं आ गई हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। जा रहे, मुझे माफ कर दो मां, मुझे आने में देर हो गई, अंजलि लगातार रोते हुए कह रही थी, जबकि आसपास खड़े लोग इस मार्मिक दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक सेना का अधिकारी एक भिखारिन के पैरों में गिरकर क्यों रो रहा है। काशी के उस कोलाहल भरे बस स्टैंड पर, जहां रोज हजारों रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, आज मां बेटी का यह मिलन गंगा के पानी से भी ज्यादा पवित्र और दर्दनाक था। अंजलि ने महसूस किया कि उसकी मां का शरीर बुखार से तप रहा है और वह अत्यधिक कमजोरी के कारण बमुश्किल होश में है। यह देखकर उसका खून खौल उठा कि आखिर यह सब हुआ कैसे। उसका भाई राकेश और भाभी कहाँ हैं? उसने तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकाला और मां का चेहरा पोंछा, फिर अपनी पानी की बोतल उनके होंठों से लगा दी। सावित्री देवी ने ऐसे पानी पिया जैसे वे सदियों से प्यासी हों। अंजलि ने कसम खाई कि जिसने भी उसकी मां की यह हालत की है, वह उसे छोड़ेगी नहीं, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। उसका फौजी अनुशासन अब प्रतिशोध की ज्वाला में बदल रहा था। उसने अपनी मां को गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। मेरे कपड़े गंदे हैं बेटा, तेरी वर्दी खराब हो जाएगी। इन शब्दों ने अंजलि के दिल को छलनी कर दिया। उसने मां को और जोर से भींच लिया। यह वर्दी आपकी वजह से ही है मां, और अगर यह आपकी धूल से गंदी नहीं हुई तो यह बेकार है, अंजलि ने दृढ़ता से कहा और अपनी मां को अपनी गोद में उठा लिया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को उठाती है। भीड़ अब रास्ता देने लगी थी। उनकी आंखों में अब कौतूहल की जगह सम्मान और दया थी, और कुछ लोग तो यह दृश्य देखकर अपनी आंखों के आंसू पोंछ रहे थे। अंजलि ने एक रिक्शे वाले को आवाज दी। उसकी आवाज में अब वह कंपन नहीं था, बल्कि एक शेरनी की दहाड़ थी जो अपने घायल शावक को लेकर सुरक्षित स्थान पर जाना चाहती थी। वह अभी घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे पहले अपनी मां को संभालना था। उनकी हालत सुधारनी थी और सच जानना था। घर जाने का मतलब था युद्ध की शुरुआत, और उस युद्ध के लिए उसे पहले अपनी मां को सुरक्षित करना जरूरी था। रिक्शा चलते ही ठंडी हवा के झोंके ने सावित्री देवी को थोड़ा सुकून दिया। उन्होंने अपना सिर अंजलि के कंधे पर रख दिया, जहां चमकते हुए सितारे अब उनके गालों को छू रहे थे, और अंजलि ने अपना हाथ मां के सिर पर रख दिया। अंजलि का दिमाग अब एक रणनीतिकार की तरह काम कर रहा था। सबसे पहले डॉक्टर, फिर खाना और फिर पूछताछ। वह जानती थी कि यह साधारण गरीबी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश और धोखा है। बनारस की गलियां, जो कभी उसे अपनी ओर बुलाती थीं, आज उसे किसी चक्रव्यूह जैसी लग रही थीं, जहां हर मोड़ पर कोई न कोई रहस्य छिपा था। और वह अभिमन्यु नहीं, बल्कि अर्जुन बनकर इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तैयार थी। सावित्री देवी धीरे धीरे अंजलि की गोद में बेहोश हो रही थी, लेकिन उनके हाथ ने अंजलि की वर्दी को कसकर पकड़ रखा था, जैसे उन्हें डर हो कि यह कोई सपना है और आंख खुलते ही टूट जाएगा। ऑटो रिक्शा के पहिए वाराणसी की संकरी और भीड़भाड़ वाली गलियों से होते हुए एक शांत गेस्ट हाउस की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अंजलि के मन का शोर बाहर के कोलाहल से कहीं अधिक तीव्र था। उसकी गोद में लेटी हुई सावित्री देवी का शरीर इतना हल्का हो चुका था कि अंजलि को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सूखी लकड़ी का गट्ठर ले जा रही हो, न कि वह मां जिसने उसे जन्म दिया था। हर बार जब रिक्शा किसी गड्ढे पर उछलता, सावित्री देवी के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती, जो अंजलि के कलेजे को चीर देती थी। वह अपनी मां के सिर को अपने सीने से लगाए बैठी थी। उसकी उंगलियां मां के उलझे और रूखे बालों में फिर रही थीं, और उसकी आंखों से आंसुओं की धार निरंतर बह रही थी, जो उसकी वर्दी पर गिरकर गहरे निशान बना रही थी। अंजलि सोच रही थी कि जिस देश की मिट्टी की रक्षा के लिए उसने अपनी जवानी खपा दी,
उसी देश के एक कोने में उसकी अपनी मां इस हाल में कैसे पहुंच गई। गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर पहुंचते ही मैनेजर ने जब एक फौजी अफसर को एक भिखारी जैसी दिखने वाली औरत के साथ देखा तो उसकी भौहें तन गईं और वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अंजलि की आंखों में धधकती आग देखकर वह सहम गया। अंजलि ने बिना कोई शब्द कहे अपना आईडी कार्ड काउंटर पर रखा और सबसे साफ कमरे की चाबी मांगी। उसकी आवाज में ऐसा आदेश था जिसे टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मैनेजर ने हड़बड़ाकर चाबी दी और एक लड़के को सामान उठाने का इशारा किया, लेकिन अंजलि ने अपनी मां को किसी और को छूने नहीं दिया। वह सावित्री देवी को सहारा देकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम पर मां की सांसें फूल रही थीं और वह बार बार रुककर अंजलि को कृतज्ञता भरी नजरों से देख रही थी, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह हकीकत है। कमरे का दरवाजा खुलते ही वातानुकूलित हवा ने उनका स्वागत किया, लेकिन सावित्री देवी कमरे की सफेदी और साफ सफाई देखकर ठिठक गईं। उन्होंने अपने मैले पैरों को कालीन पर रखने से संकोच किया। बेटा, सब गंदा हो जाएगा, मुझे वहीं कोने में जमीन पर बैठने दे, सावित्री देवी ने कंपकंपती आवाज में कहा। उनकी आंखों में वह डर था जो गरीबों को महलों में घुसने पर लगता है। अंजलि का दिल यह सुनकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने जबरदस्ती मां को पकड़कर मखमल के बिस्तर पर बैठाया और कहा, मां, यह सब तुम्हारे लिए ही है, तुम मेरी रानी हो, गंदा होता है तो होने दो। सावित्री देवी उस नरम गद्दे पर बैठते ही सिकुड़ सी गईं। बरसों बाद उन्हें ऐसी नरम जगह नसीब हुई थी और इस सुख ने उन्हें उनके दुखों की याद और ताजा कर दी। अंजलि ने तुरंत बाथरूम में गर्म पानी तैयार किया और तौलिया लेकर बाहर आई। वह जानती थी कि मां को सबसे पहले इस गंदगी और अपमान की परत से मुक्त करना जरूरी है। जब उसने मां के फटे हुए ब्लाउज को उतारना शुरू किया तो सावित्री देवी ने लज्जा से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंजलि ने एक नर्स की भांति धैर्य और ममता के साथ उनके कपड़े उतारने शुरू किए। जैसे ही सावित्री देवी की पीठ अंजलि की नजरों के सामने नग्न हुई, अंजलि के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई और वह धम्म से वहीं जमीन पर बैठ गई। सावित्री देवी की पीठ और बाहों पर पुराने घावों के निशान, जली हुई सिगरेट के दाग और नीले पड़ चुके चट्टे साफ दिखाई दे रहे थे, जो किसी दुर्घटना के नहीं बल्कि अमानवीय अत्याचार के गवाह थे। अंजलि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह कांपते हाथों से उन निशानों को छूने लगी। हर निशान एक कहानी कह रहा था, एक ऐसी क्रूरता की कहानी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यह किसने किया मां? कौन जानवर था जिसने तुम पर हाथ उठाया? अंजलि का गला रुंध गया था और उसका शरीर गुस्से से थरथर कांप रहा था। सावित्री देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिसकते हुए अपना सिर झुका लिया। उनकी चुप्पी ने अंजलि के संदेह को और गहरा कर दिया। अंजलि समझ गई कि यह केवल गरीबी की मार नहीं है, बल्कि यह घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का वह घिनौना रूप है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होता है। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और कसम खाई कि इन निशानों का हिसाब वह सूद समेत लेगी। लेकिन अभी उसे मां को नहलाना था। उसने अपनी मां को बाथटब में बैठाया और धीरे धीरे उनके शरीर पर पानी डालना शुरू किया। मैला पानी जब उनके शरीर से बहकर नीचे गिर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उनका पुराना जीवन धुल रहा हो। साबुन और शैम्पू की खुशबू ने कमरे की फिजा बदल दी थी। अंजलि ने बहुत प्यार से मां के बाल धोए, जैसे बचपन में मां उसे नहलाती थीं। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहकर नहाने के पानी में मिल रहे थे। वह अपनी बेटी के स्पर्श को महसूस कर रही थीं, जो उनके जख्मों पर मरहम का काम कर रहा था। स्नान के बाद जब अंजलि ने उन्हें अपने सूटकेस से निकालकर एक साफ मुलायम शॉल ओढ़ाया तो सावित्री देवी का चेहरा निखर आया। भले ही वह कमजोर थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब वह बेबसी नहीं थी जो बस स्टैंड पर थी। अंजलि ने होटल के स्टाफ से कहकर गर्म खिचड़ी और सूप मंगवाया था। जब खाना सामने आया तो सावित्री देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जो भूख की इंतहा को दर्शा रही थी।
उन्होंने कांपते हाथों से चम्मच उठाया, लेकिन हाथ इतना हिल रहा था कि खाना गिर गया। अंजलि ने तुरंत चम्मच ले लिया और उन्हें अपने हाथों से खिलाने लगी। सावित्री देवी इतनी तेजी से खाना निगल रही थी जैसे उन्होंने हफ्तों से कुछ न खाया हो। बीच बीच में वह पानी पीती और फिर खाने लगती। अंजलि यह दृश्य देखकर भीतर ही भीतर मर रही थी। उसे याद आया कि कैसे वह बचपन में नखरे करती थी और मां उसके पीछे थाली लेकर दौड़ती थी, और आज वही मां भूख मिटाने के लिए इस कदर व्याकुल थी। खाना खाने के बाद सावित्री देवी को नींद का झोंका आने लगा। पेट भरने और शरीर साफ होने के बाद उनकी थकान उन पर हावी हो गई थी। अंजलि ने उन्हें बिस्तर पर लेटाया और उनके पैरों को दबाने लगी। बरसों की धूप और चलने के कारण उनके पैरों के तलवे पत्थर जैसे सख्त हो गए थे और उनमें दरारें पड़ गई थीं। अंजलि ने अपनी फर्स्ट एड किट से एंटीसेप्टिक क्रीम निकाली और उन दरारों में भरने लगी। मां को नींद में भी दर्द महसूस हो रहा था और वह बीच बीच में कराह उठती थी। अंजलि वहीं फर्श पर बैठ गई, मां का हाथ अपने गाल से लगाकर, और खिड़की से बाहर वाराणसी के आसमान को देखने लगी, जहां अब शाम का धुंधलका छा रहा था, बिल्कुल उसके जीवन की तरह। कुछ ही देर बाद कमरे में एक डॉक्टर आया, जिसे अंजलि ने फोन करके बुलाया था। डॉक्टर ने सावित्री देवी की जांच की और अंजलि को एक कोने में ले जाकर बात की। मिस सिंह, आपकी मां की हालत बहुत नाजुक है। वे गंभीर कुपोषण और निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। इसके अलावा उनके शरीर पर कई पुराने फ्रैक्चर के निशान हैं जो ठीक से नहीं जुड़े हैं, और मानसिक आघात के लक्षण भी साफ दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर अंजलि की मुट्ठियां भिंच गईं। उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर हथौड़े मार रहा हो। उसने डॉक्टर को धन्यवाद देकर विदा किया और दवाइयां मंगवाईं। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके भाई और भाभी ने ही उसकी मां को इस हाल में पहुंचाया है। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में केवल बेड लैंप की हल्की रोशनी थी। अंजलि अपनी डायरी लेकर बैठी थी, लेकिन शब्द जैसे उससे रूठ गए थे। वह कुछ लिख नहीं पा रही थी। अचानक सावित्री देवी नींद में बड़बड़ाने लगी। नहीं, मुझे मत निकालो। मैंने खाना नहीं मांगा। मैं कोने में पड़ी रहूंगी। बहू, मत मार। उनकी आवाज में इतना खौफ था कि अंजलि तुरंत उनके पास दौड़कर गई। उसने मां को हिलाकर जगाया। मां, उठो, कोई नहीं है यहां। तुम मेरे पास हो, सुरक्षित हो। सावित्री देवी हड़बड़ाकर उठी और चारों ओर डरी हुई नजरों से देखने लगी। जब उन्होंने अंजलि को देखा तो उनकी सांस में सांस आई। उन्होंने अंजलि का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उनके नाखून अंजलि की त्वचा में गड़ गए। अंजलि ने पानी का गिलास उनके मुंह से लगाया और उन्हें शांत किया। फिर उसने तय किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उसे सच जानना ही होगा। मां, अंजलि ने बहुत संयत लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा, अब तुम्हें बताना होगा कि पिछले 2 सालों में क्या हुआ। भैया और भाभी कहां हैं और तुम सड़क पर कैसे आईं? सावित्री देवी ने नजरें चुराईं। वे अभी भी अपने बेटे के खिलाफ कुछ बोलने से डर रही थी। यह भारतीय मां की विडंबना है कि वह अपनी औलाद के गुनाहों को भी अपने आंचल में छिपाना चाहती है। लेकिन अंजलि ने उनके हाथ को थामते हुए कहा, मां, मेरी वर्दी की कसम, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे सच जानना है। सावित्री देवी की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। उन्होंने कांपते होठों से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि अंजलि को सुनने के लिए उनके करीब झुकना पड़ा। बेटा, तेरे जाने के बाद सब बदल गया, सावित्री देवी ने सिसकते हुए कहा। राकेश ने कहा कि उसे व्यापार में घाटा हुआ है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं मकान उसके नाम कर दूं तो वह लोन ले सकेगा। अंजलि का माथा ठनका। उसे याद आया कि यह घर पिताजी ने बड़ी मेहनत से बनवाया था और उन्होंने वसीयत में इसे मां के नाम किया था ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहे। मैंने मना किया था,
बेटा, क्योंकि वो तेरे पिता की निशानी थी। लेकिन फिर सावित्री देवी की आवाज भर्रा गई और वे फिर से रोने लगीं। फिर क्या? मां, बताओ मुझे। अंजलि ने उन्हें प्रोत्साहित किया। फिर सुनीता ने मुझे खाना देना बंद कर दिया। सावित्री देवी ने बहुत मुश्किल से कहा। वे लोग मुझे रसोई में घुसने नहीं देते थे। कहते थे मैं मनहूस हूं। कई कई दिन मुझे भूखा रखा जाता था और जब मैं छुपकर रोटी लेती तो वे मुझे मारते थे। अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी भाभी सुनीता, जो शादी के वक्त कितनी मीठी बातें करती थी, वह इतनी डायन कैसे हो गई? और उसका भाई राकेश, जिसके साथ वह एक ही थाली में खाकर बड़ी हुई थी, वह अपनी पत्नी के कहने पर अपनी मां पर जुल्म होते कैसे देख सकता था? यह विश्वासघात अंजलि की सहन शक्ति से परे था। उन्होंने मुझसे कोरे कागजों पर अंगूठे लगवा लिए। बेटा, सावित्री देवी ने आगे बताया, मुझे नहीं पता था कि वे क्या कागज थे। मुझे लगा शायद राशन कार्ड या पेंशन के होंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अब यह घर उनका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल एसी की हम्म की आवाज सुनाई दे रही थी। अंजलि का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया था। और फिर उस तूफानी रात सावित्री देवी का शरीर डर से कांपने लगा। वह उस रात की याद से ही सिहर उठीं जब उन्हें घर से धक्के मारकर निकाला गया था। अंजलि ने मां को कसकर गले लगा लिया। उसे अब और सुनने की जरूरत नहीं थी। तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अंजलि उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर गंगा नदी पर चांदनी बिछी हुई थी, लेकिन अंजलि के मन में ज्वालामुखी धधक रहा था। उसने अपनी मुट्ठी को दीवार पर मारा। उसे अपने आप पर घिन आ रही थी कि जब उसकी मां यहां तिल तिल कर मर रही थी, तब वह सरहद पर मेडल जीत रही थी। कैसी विडंबना है। उसने मन ही मन सोचा, मैं देश के दुश्मनों से लड़ती रही और असली दुश्मन तो मेरे घर के अंदर ही बैठे थे। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वह कानून का रास्ता अपनाए या फिर वह तरीका अपनाए जो फौज ने उसे सिखाया है, दुश्मन का समूल नाश। लेकिन वह जानती थी कि उसे दोनों का संतुलन बनाना होगा, क्योंकि यह लड़ाई केवल संपत्ति की नहीं, बल्कि उस सम्मान की थी जिसे उसकी मां ने खो दिया था। कमरे में छाई खामोशी अब किसी तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी, जिसमें सिर्फ ऐसी की हल्की गूंज और सावित्री देवी की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। अंजलि खिड़की से हटकर वापस बिस्तर के पास आई और अपनी मां के पैरों के पास बैठ गई। उसका मन अब सवालों के भंवर में नहीं, बल्कि कड़वे सच की आग में जल रहा था। मां, उसने भारी आवाज में पूछा, मैं हर महीने अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा मनी ऑर्डर और बैंक ट्रांसफर के जरिए भेजती थी। क्या तुम्हें उसमें से एक भी पैसा नहीं मिला? सावित्री देवी ने चौंककर अपनी गीली आंखें ऊपर उठाईं। उनके चेहरे पर अविश्वास और दुख की लकीरें एक साथ उभर आईं। पैसा? उन्होंने हैरानी से पूछा। राकेश तो कहता था कि तूने पैसा भेजना बंद कर दिया है। कहता था कि शहर में तेरे खर्चे बढ़ गए हैं और तू अब अपनी बूढ़ी मां का बोझ नहीं उठाना चाहती। यह सुनकर अंजलि को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसका अपना भाई, जिसे उसने अपनी गोद में खिलाया था, इतना गिर सकता है, यह उसकी कल्पना से परे था। उसने मुझसे झूठ बोला। अंजलि ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने एक महीने भी नागा नहीं किया, बल्कि त्योहारों पर तो ज्यादा ही भेजा था। सावित्री देवी का चेहरा शर्म और पछतावे से झुक गया। उन्हें अपनी ही कोख पर घिन आ रही थी कि उन्होंने ऐसे कपूत को जन्म दिया जो अपनी बहन के भेजे पैसों पर ऐश करता रहा और मां को भूखा मारता रहा। वह नई गाड़ी लाया था, सावित्री देवी ने याद करते हुए कहा, और घर की मरम्मत भी करवाई थी। मुझे लगा उसकी लॉटरी लगी है या व्यापार चल पड़ा है। मुझे क्या पता था कि वह मेरी बेटी की कमाई और मेरे खून पसीने की कमाई को दीमक की तरह खा रहा है। अंजलि ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश की, क्योंकि अभी उसे पूरी सच्चाई जाननी थी, ताकि वह राकेश और सुनीता के झूठ के किले को नेस्त नाबूद कर सके। और हमारे पड़ोसी शर्मा अंकल, मिश्रा आंटी, क्या किसी ने भी नहीं पूछा
कि तुम कहाँ हो। अंजलि को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मोहल्ले में हर घर की खबर दूसरे घर को होती है, वहां उसकी मां गायब हो गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। सावित्री देवी ने अपनी सूखी उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा, बेटा, राकेश ने सबको कह दिया था कि मैं 4 धाम की यात्रा पर गई हूं और फिर वहीं किसी आश्रम में अपना बाकी जीवन बिताने का फैसला कर लिया है। यह एक ऐसा झूठ था जिस पर कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति आसानी से विश्वास कर लेता, और राकेश ने इसी श्रद्धा का फायदा उठाया था। उसने सबको कहा कि मैं अब सांसारिक मोहमाया त्याग चुकी हूं और किसी से मिलना नहीं चाहती। सावित्री देवी की आवाज में कड़वाहट घुल गई थी, इसीलिए अगर कोई पूछने भी आता तो वह उन्हें गेट से ही लौटा देता था। अंजलि की मुट्ठियां इतनी जोर से भिंच गईं कि उसकी हथेलियों में नाखून गड़ गए। यह केवल लालच नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी अपनी मां को समाज से काट देने की, ताकि जब वे उन्हें घर से निकालें तो कोई सवाल न उठाए। यह एक सामाजिक हत्या थी, जहां एक जीवित व्यक्ति को दुनिया की नजरों में गायब कर दिया गया था और वह बेचारी औरत अपने ही घर की चारदीवारी में कैद होकर रह गई थी। अंजलि को अब समझ आ रहा था कि क्यों उसकी चिट्ठियों का जवाब नहीं आता था। राकेश ने न केवल पैसे रोके थे, बल्कि मां और बेटी के बीच के हर संपर्क सूत्र को काट दिया था। सुनीता ने मेरा फोन भी तोड़ दिया था, सावित्री देवी ने आगे बताया। एक दिन मैं पड़ोसी के फोन से तुझे कॉल करने की कोशिश कर रही थी। उसने देख लिया और इतना हंगामा मचाया कि मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। अंजलि की आंखों के सामने उस घर का नक्शा घूम गया जहां कभी हंसी ठिठोली गूंजती थी। अब वह घर उसे किसी यातना शिविर जैसा लग रहा था। उसने सोचा कि सरहद पर दुश्मन तो सामने से वार करता है, लेकिन यह तो अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंपा था, और वह भी उस मां की पीठ में जिसने उन्हें चलना सिखाया। अंजलि ने अपनी मां के हाथों को थाम लिया। उन हाथों की नसों में अब भी वही खून दौड़ रहा था, लेकिन वे अब बेजान और ठंडे पड़ चुके थे, जिन्हें अब अंजलि को अपनी गर्मी से पुनर्जीवित करना था। मां, तुम्हें याद है जब पापा गुजरे थे तो राकेश ने उनकी चिता को आग देते हुए क्या कसम खाई थी? अंजलि ने पुराने जख्मों को कुरेदते हुए पूछा। सावित्री देवी की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। हां बेटा, उसने कहा था कि वह अपनी आखिरी सांस तक मेरी सेवा करेगा, क्योंकि पिता के बाद बेटा ही मां का सहारा होता है। यह भारतीय समाज का वह पवित्र वचन था जिसे राकेश ने पैरों तले कुचल दिया था। कर्म और धर्म की बातें अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई थीं, और कलयुग का यह घिनौना सच अब अंजलि के सामने नंगा खड़ा था। अंजलि ने तय किया कि वह राकेश को उसके किए की सजा जरूर दिलाएगी, लेकिन कानून से पहले उसे समाज की अदालत में नंगा करना जरूरी था। रात काफी बीत चुकी थी, लेकिन अंजलि की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह बस अपनी मां के चेहरे को निहारती रही, जिसमें उसे अपने बचपन का अक्स दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि अगर वह फौज में न होती, अगर वह घर पर ही रहती, तो शायद यह सब न होता। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि यह उसकी गलती नहीं है। एक लड़की का अपने पैरों पर खड़ा होना और देश की सेवा करना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तो उस मानसिकता का है जो बुजुर्गों को बोझ समझती है। अंजलि ने अपने मन में एक रणनीति बनानी शुरू कर दी। उसे पता था कि राकेश और सुनीता ने उसे मृत मान लिया होगा, या फिर सोचा होगा कि वह कभी वापस नहीं आएगी, और यही गलतफहमी अब उनका काल बनेगी। तू अब सो जा बेटा, सावित्री देवी ने अंजलि के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर कहा। तू थक गई होगी, सफर से आई है। अपनी हालत भूलकर भी मां को बेटी की थकान की चिंता थी। यही वह निस्वार्थ प्रेम था जिसे राकेश कभी समझ नहीं पाया। अंजलि ने मां के माथे को चूमा और उन्हें चादर ओढ़ा दी। मैं यही हूं मां, अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा, मैं वादा करती हूं। लेकिन अंजलि जानती थी कि असली अग्निपरीक्षा तो अभी बाकी है। उसे उस पल के बारे में जानना था जब सब्र का बांध टूटा था। वह पल जब एक मां को उसके अपने ही घर से बेघर कर दिया गया था।
वह जानती थी कि यह पूछना मां के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा, लेकिन न्याय के लिए पूरी गवाही जरूरी थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, जो बनारस के घाटों को सुनहरे रंग में रंग रही थी। लेकिन कमरे के अंदर का माहौल अब भी भारी था। अंजलि ने देखा कि मां जाग चुकी हैं और शून्य में घूर रही हैं। शायद वे उन डरावनी यादों से जूझ रही थीं, जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। अंजलि ने चाय का कप उनके हाथों में थमाया और उनके पास बैठ गई। मां, उसने बहुत धीरे से पूछा, मुझे उस रात के बारे में बताओ, वह आखिरी रात जब तुम घर पर थीं। सावित्री देवी का हाथ कांप गया और चाय की कुछ बूंदें छलक गईं। उनकी आंखों में वह खौफ दोबारा लौट आया, जिसे उन्होंने उस तूफानी रात को महसूस किया था। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बंद कर लिया, जैसे वे उस अंधेरे अतीत में वापस गोता लगा रही हों। वह अमावस की रात थी, बेटा। सावित्री देवी ने अपनी कांपती आवाज में कहानी शुरू की। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा बहुत तेज चल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे जीवन में तूफान आने वाला था। अंजलि ने अपना रिकॉर्डर ऑन कर दिया ताकि एक एक शब्द सबूत के तौर पर दर्ज हो सके। हालांकि उसका दिल यह सब सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सावित्री देवी ने बताया कि कैसे उस दिन छोटी सी बात पर, शायद दाल में नमक कम होने पर, सुनीता ने महाभारत खड़ा कर दिया था। उसने थाली फेंक दी थी और राकेश को भड़काना शुरू कर दिया। सावित्री देवी की आवाज अब और धीमी हो गई थी। और राकेश, वह तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। उसने शराब पी रखी थी। अब जो कहानी सामने आने वाली थी, वह अंजलि को अंदर तक झकझोर देने वाली थी। सावित्री देवी की आंखें अब आंसुओं से सूख चुकी थीं और उनकी जगह एक गहरे सन्नाटे ने ले ली थी, जैसे किसी पुराने खंडहर में हवाएं गूंजती हैं। उन्होंने कांपते हुए स्वर में उस काले अध्याय के पन्ने पलटना शुरू किया, जो अंजलि के जाने के ठीक 1 महीने बाद शुरू हुआ था। शुरुआत में सा था, सावित्री देवी ने याद करते हुए कहा। सुनीता ने छोटी छोटी बातों पर टोकना शुरू किया। कभी बिजली का बिल ज्यादा आने पर ताना, तो कभी मेरे खांसने पर चिढ़ना। वह कहती थी कि मेरी खांसी से उसके बच्चे की नींद खराब होती है, जबकि मुन्ना तो मुझे अपनी दादी कहकर ही सोता था। यह मानसिक प्रताड़ना धीमे जहर की तरह थी, जिसने धीरे धीरे सावित्री देवी के आत्मविश्वास को खोखला कर दिया था और उन्हें अपने ही घर में एक अनचाहे मेहमान जैसा महसूस होने लगा था। फिर एक दिन राकेश ने कहा कि मेरे कमरे को किराए पर देना है ताकि कुछ आमदनी हो सके। सावित्री देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू को मरोड़ते हुए बताया और उसने मेरा सामान निकालकर पीछे वाले उस छोटे से गोदाम में रखवा दिया, जहां हम पहले कबाड़ और पुरानी लकड़ियां रखते थे। वह कोठरी सीलन भरी थी, जहां न हवा आती थी और न ही रोशनी, और जहां अक्सर चूहों और कीड़ों का बसेरा होता था। अंजलि का दिल यह सुनकर बैठ गया। उसे याद आया कि वह कोठरी कितनी डरावनी थी और उसकी बूढ़ी मां को वहां जमीन पर एक फटी हुई दरी पर सोने के लिए मजबूर किया गया था। यह केवल स्थान का परिवर्तन नहीं था, बल्कि घर की मालकिन को घर के सबसे निचले दर्जे पर धकेलने की एक क्रूर साजिश थी। खाने की थाली, जो कभी परिवार के प्यार का प्रतीक होती थी, अब अपमान का जरिया बन गई थी। सुनीता अक्सर 2 दिन पुरानी रोटियां या बची खुची दाल उनके सामने ऐसे फेंकती थी जैसे किसी आवारा जानवर को दी जा रही हो। जब मैं कहती कि मुझे भूख लगी है, तो सुनीता चिल्लाती थी कि बैठे बैठे रोटियां तोड़ती हो, कोई काम धाम तो है नहीं, मुफ्त की रोटियां चाहिए। सावित्री देवी की आवाज भर्रा गई, बेटा, एक मां के लिए इससे बड़ा श्राप क्या हो सकता है कि उसे अपनी ही औलाद के घर में अन्न के लिए भीख मांगनी पड़े। अंजलि ने कल्पना की कि कैसे उसकी मां, जिन्होंने पूरी जिंदगी सबको खिलाया, खुद भूख से तड़पती रही होंगी और उसकी मुट्ठियां गुस्से से कांपने लगीं। लेकिन भूख और अपमान से भी ज्यादा दर्दनाक वह था जब डाकिया आता था। सावित्री देवी अक्सर गेट पर खड़ी होकर
अंजलि की चिट्ठियों का इंतजार करती थीं, क्योंकि वही उनके जीने का एकमात्र सहारा थी। राकेश हर बार बीच में आ जाता और डाकिये से चिट्ठियां ले लेता। सावित्री देवी ने सिसकते हुए बताया, जब मैं पूछती कि क्या अंजलि का कोई खत आया है, तो वह कहता, नहीं, वह तुझे भूल गई है। वह अब बड़ी अफसर बन गई है, उसे तेरी क्या परवाह। अंजलि को अब समझ आया कि क्यों उसे कभी जवाब नहीं मिला। राकेश ने बहुत शातिर तरीके से मां के मन में यह बात बिठा दी थी कि उसकी बेटी ने उसे त्याग दिया है। यह एक भावनात्मक हत्या थी, जिसका उद्देश्य मां की इच्छा शक्ति को तोड़ना था। एक दिन सावित्री देवी ने अपनी आंखों से राकेश को आंगन में अंजलि की चिट्ठियों को जलाते हुए देख लिया था। वह दौड़कर वहां गईं और आग में हाथ डालकर उन चिट्ठियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे राख बन चुकी थीं। मेरे हाथ जल गए थे बेटा, सावित्री देवी ने अपने जले हुए निशानों को दिखाते हुए कहा। लेकिन दिल उस आग से ज्यादा जल रहा था, क्योंकि वह केवल कागज नहीं थे, वह तुम्हारा प्यार था जिसे वह राक्षस जला रहा था। राकेश ने उस दिन उन्हें धक्का देकर गिरा दिया था और धमकी दी थी कि अगर उन्होंने दोबारा जासूसी की तो वह उन्हें घर से निकाल देगा। उस दिन के बाद से सावित्री देवी ने पूछना छोड़ दिया था, लेकिन उनकी उम्मीद कभी नहीं मरी। वे जानती थीं कि उनकी अंजलि उन्हें कभी नहीं भूलेगी। सर्दी के मौसम में जब बनारस का तापमान गिर जाता था, उन्हें उस ठंडी कोठरी में बिना किसी गर्म कंबल के ठिठुरना पड़ता था। उनके पास केवल एक पुरानी शॉल थी, जिसमें अनगिनत छेद हो चुके थे। मैं रात भर कांपती रहती थी और अपनी पुरानी साड़ियों को ओढ़कर गर्मी पाने की कोशिश करती थी। उन्होंने बताया, सुनीता ने मेरे सारे गर्म कपड़े जो तेरे पिताजी ने दिलवाए थे, अपनी नौकरानी को दे दिए थे। यह क्रूरता की पराकाष्ठा थी, जहां घर के बुजुर्गों को मौलिक आवश्यकताओं से भी वंचित रखा जा रहा था, जबकि उसी घर में हीटर चल रहे थे और नए कपड़े खरीदे जा रहे थे। अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे। अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे। अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि वह अपनी वर्दी उतारकर फेंक दे, क्योंकि वह अपनी मां को ठंड से नहीं बचा पाई। और फिर वह कयामत की रात आई, जिसका जिक्र करते ही सावित्री देवी का पूरा शरीर भय से सिहर उठा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे, जिससे माहौल और भी भयावह हो गया था। उस रात राकेश बहुत नशे में था। सावित्री देवी ने रुक रुक कर कहा। सुनीता ने कहा कि उसकी सोने की चेन नहीं मिल रही है, और उसने आरोप लगाया कि मैंने चुराई है ताकि मैं भाग सकूं। यह एक सफेद झूठ था, क्योंकि सावित्री देवी ने तो सालों से किसी गहने को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन यह उन्हें घर से निकालने का एक बहाना मात्र था। राकेश ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी मां को बालों से पकड़कर घसीटा और उन पर गालियों की बौछार कर दी। चोर कहीं की, तूने मेरी नाक कटवा दी। सावित्री देवी उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाईं। बेटा, मैंने नहीं ली, मैं तो तेरी मां हूं, मैं चोरी क्यों करूंगी। लेकिन शराब और पत्नी के भड़काने पर राकेश का विवेक मर चुका था। उसने अपनी मां को लात मारी और उन्हें घसीटते हुए मुख्य द्वार तक ले आया। उस वक्त मुन्ना राकेश का बेटा रो रहा था। वह दादी दादी चिल्ला रहा था, लेकिन सुनीता ने उसे कमरे में बंद कर दिया। सावित्री देवी ने रोते हुए बताया। राकेश ने दरवाजा खोला और अपनी बूढ़ी मां को उस तूफानी बारिश में कीचड़ में धक्का दे दिया और चिल्लाया, आज के बाद यहां अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरे लिए तुम मर चुकी हो। और फिर लोहे का भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। सावित्री देवी ने बताया कि वह पूरी रात उस बंद दरवाजे के बाहर बारिश में भीगती रहीं, दरवाजा पीटती रहीं और रोती रहीं। राकेश, बेटा दरवाजा खोल दे, मैं कहां जाऊंगी, इतनी रात में मुझे मत मार। लेकिन वह दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। पड़ोसियों के घरों की बत्तियां जल रही थीं। कुछ लोगों ने खिड़कियों से झांक कर देखा भी, लेकिन किसी ने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। शायद वे राकेश के गुंडे स्वभाव से डरते थे,
या फिर उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। वह रात सावित्री देवी के जीवन की सबसे लंबी रात थी, जहां बारिश की बूंदें उनके आंसुओं को छिपा रही थीं और बिजली की कड़कड़ाहट उनकी चीखों को दबा रही थी। उस रात एक मां की ममता की हत्या हो गई थी। सुबह होने तक वे ठंड से लगभग बेहोश हो चुकी थीं, और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को सड़क किनारे पाया। उन्हें समझ आ गया कि अब उस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। मैं वहां से लड़खड़ाते हुए गंगा घाट की ओर गई। मैंने सोचा कि गंगा में डूबकर जान दे दूं। सावित्री देवी ने बहुत धीमी आवाज में स्वीकार किया। लेकिन फिर मुझे तेरा चेहरा याद आया। मुझे लगा कि मेरी बेटी आएगी, वह मुझे ढूंढेगी। अगर मैं मर गई तो तुझे कौन बताएगा कि क्या हुआ था। अंजलि के जीने की आस ने ही उन्हें आत्महत्या करने से रोका था, और यही आस उन्हें पिछले 6 महीनों से जिंदा रखे हुए थी, चाहे उन्हें इसके लिए भीख ही क्यों न मांगनी पड़ी हो। पेट की आग ने मुझे वह बना दिया जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी, एक भिखारी। सावित्री देवी ने अपनी नजरें झुका लीं। शुरू में मुझे बहुत शर्म आई। हाथ फैलाने में मेरी आत्मा मर जाती थी। लेकिन जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने अपनी बची खुची इज्जत को भी मार दिया। उन्होंने बताया कि कैसे वे मंदिरों के बाहर बैठती थीं, बस स्टैंड पर जाती थीं, इस उम्मीद में कि शायद कोई जाना पहचाना चेहरा दिख जाए, या शायद अंजलि किसी बस से उतरती हुई मिल जाए। बस स्टैंड पर उनका डेरा इसलिए था क्योंकि उन्हें यकीन था कि अंजलि आएगी तो बस से ही आएगी, और उनका यह विश्वास आज जीत गया था। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। अंजलि ने डायरी बंद कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल में एक ज्वालामुखी धधक रहा था। अब उसके पास हर सवाल का जवाब था, हर गुनाह का सबूत था, और हर आंसू का हिसाब था। उसने उठकर अपनी वर्दी को देखा जो कुर्सी पर टंगी थी, वह वर्दी जो न्याय और रक्षा का प्रतीक थी। आज उसे वह वर्दी पहनकर अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ना था, महाभारत अपने ही घर में। उसने मां के माथे को चूमा और कहा, मान, तुमने मेरे लिए मौत को गले लगाने से इनकार किया। अब देखो तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए कैसे काल बनकर उन पापियों पर टूटती है। कमरे में सुबह की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी, और अंजलि की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि रणछंडी का रूप था। दोपहर की तीखी धूप अब ढलने लगी थी, लेकिन अंजलि के भीतर का तापमान अभी भी चरम पर था। उसने अपनी वर्दी पहनी। हर बटन को कसते हुए उसे लगा जैसे वह युद्ध के लिए कवच धारण कर रही हो। उसने अपने जूतों की लेस बांधी, जिनकी खटखट आवाज ही दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। सावित्री देवी अभी भी सहमी हुई थीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे उसी घर में वापस जा रही हैं जहां से उन्हें अपमानित करके निकाला गया था। लेकिन अंजलि का दृढ़ चेहरा उन्हें हिम्मत दे रहा था। अंजलि ने मां को एक नई साड़ी पहनाई थी जो उसने रास्ते में खरीदी थी, और उनके बालों को संवार दिया था। आज वह अपनी मां को एक भिखारी के रूप में नहीं, बल्कि उस घर की असली मालकिन के रूप में वापस ले जा रही थी। टैक्सी में बैठते समय अंजलि ने मां का हाथ कसकर थाम लिया और कहा, मां, सिर उठाकर चलना। आज शर्मिंदा होने की बारी तुम्हारी नहीं, उनकी है। टैक्सी जब उनके पुराने मोहल्ले की जानी पहचानी गलियों में दाखिल हुई तो अंजलि ने देखा कि बहुत कुछ बदल गया है। जिन सड़कों पर कभी सन्नाटा रहता था, वहां अब गाड़ियां खड़ी थीं और नई दुकानें खुल गई थीं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो उनके अपने घर में हुआ था, जिसे देखकर अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पुराना सादगी भरा मकान अब 1-2 मंजिला आलीशान कोठी में तब्दील हो चुका था। घर के बाहर रंग बिरंगी लड़ियां लटकी हुई थीं और बड़े बड़े स्पीकरों पर फिल्मी गाने बज रहे थे, जिससे पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। घर के बाहर राकेश निवास की नेम प्लेट चमक रही थी, जिसमें कहीं भी उनके पिता या मां का नाम नहीं था। यह देखकर अंजलि का खून खौल उठा। वहां गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी और मेहमानों का आना जाना लगा था। जाहिर है कि घर में कोई बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। शायद राकेश के बेटे का जन्मदिन
या कोई और खुशी का मौका था। अंजलि ने टैक्सी को गेट के ठीक सामने रोकने का इशारा किया, जहां एक सुरक्षा गार्ड खड़ा था जो मेहमानों को सलाम कर रहा था। यह सब उस पैसे का प्रदर्शन था जो अंजलि ने अपनी जान हथेली पर रखकर कमाया था और जिसे राकेश ने हड़प लिया था। टैक्सी से उतरते ही अंजलि ने अपनी टोपी को ठीक किया और अपनी मां को सहारा देकर बाहर निकाला। सावित्री देवी उस चकाचौंध को देखकर और भी ज्यादा घबरा गईं। उन्हें वह काली रात याद आ गई जब उन्हें यहां से धक्के मारकर निकाला गया था। अंजलि ने उनकी घबराहट को भांप लिया और उनकी कमर पर हाथ रखकर उन्हें सहारा दिया। डरो मत मां, यह घर तुम्हारा है और आज हम इसे वापस लेने आए हैं। अंजलि की वर्दी और उसके चेहरे के तेवर देखकर गार्ड ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। वह बस हक्का बक्का होकर उन्हें अंदर जाते हुए देखता रहा। जैसे ही वे मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुए, घर के आंगन में सजे हुए शामियाने और मेहमानों की भीड़ नजर आई। हर तरफ हंसी, ठिठोली और खुशबूदार खाने की महक थी, जो अंजलि को और भी ज्यादा विचलित कर रही थी। राकेश और सुनीता मेहमानों के बीच घिरे हुए थे। दोनों ने महंगे कपड़े पहन रखे थे और वे हंस हंसकर लोगों से मिल रहे थे, बिल्कुल एक आदर्श सुखी परिवार की तरह। सुनीता के गले में सोने का हार चमक रहा था, शायद वही हार जो उसने अपनी सास के जेवर बेचकर बनवाया होगा, और राकेश के हाथ में महंगी घड़ी थी। यह दृश्य अंजलि के लिए असहनीय था। यहां ये लोग जश्न मना रहे थे, दावतें उड़ा रहे थे, जबकि इनकी अपनी मां चंद किलोमीटर दूर बस स्टैंड पर भीख मांगकर सूखी रोटियों के लिए तरस रही थी। इस पाखंड को देखकर अंजलि के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था। संगीत का शोर इतना तेज था कि किसी ने अंजलि के आने की आहट नहीं सुनी, लेकिन जैसे ही वह भीड़ को चीरती हुई बीच में पहुंची, उसकी वर्दी की चमक ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। अचानक डीजे की आवाज बंद हो गई। शायद किसी ने अंजलि के इशारे को समझ लिया था और धीरे धीरे पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले होता है। राकेश, जो अभी अभी एक मेहमान को लड्डू खिला रहा था, की नजर जब सामने खड़ी अपनी बहन पर पड़ी तो उसके हाथ से लड्डू छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा, जो कुछ पल पहले खुशी से लाल था, अब एकदम सफेद पड़ गया था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। और उसके बगल में खड़ी सुनीता की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। उसकी नजरें अंजलि से ज्यादा सावित्री देवी पर टिकी थीं। अंजलि, राकेश के मुंह से बहुत मुश्किल से आवाज निकली। वह अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। दीदी, तुम इतनी अचानक, तुमने बताया नहीं कि तुम आ रही हो। उसने एक झूठी मुस्कान ओढ़ने की कोशिश की और अंजलि को गले लगाने के लिए हाथ फैलाए, यह दिखाने के लिए कि वह अपनी बहन को देखकर कितना खुश है। लेकिन अंजलि अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसकी आंखों में जो आग थी, उसने राकेश को वहीं ठिठकने पर मजबूर कर दिया। अगर बता देती राकेश, अंजलि की आवाज बहुत धीमी लेकिन बेहद सख्त थी, तो शायद तुम वह तमाशा छिपा लेते जो तुमने पिछले 2 सालों से रचा रखा है। मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। वे अंजलि और उसके साथ खड़ी उस कमजोर बूढ़ी औरत को देख रहे थे जो जानी पहचानी लग रही थी। सुनीता ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा कि भीड़ के सामने अंजलि शायद तमाशा नहीं करेगी, इसलिए वह आगे बढ़ी और मीठी आवाज में बोली, अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हैं? हम तो रोज आपको याद करते थे। आइए ना, बैठिए। और ये माजी, सुनीता ने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया, जैसे वह सावित्री देवी को पहचान नहीं पा रही हो। अंजलि ने सुनीता को एक ऐसी नजर से देखा कि उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। नाटक बंद करो, सुनीता, अंजलि ने कड़क आवाज में कहा। पूरी दुनिया के सामने सती सावित्री बनने का ढोंग मत करो। मुझे सब पता चल चुका है। अब मेहमानों को भी समझ आने लगा था कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि राकेश की मां सावित्री देवी हैं, जिनके बारे में कहा गया था कि वे तीर्थ यात्रा पर गई हैं।
राकेश ने देखा कि बात बिगड़ रही है तो उसने फिर से पैंतरा बदला। अरे दीदी, तुम गलत समझ रही हो। मां तो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। उनका दिमाग थोड़ा, तुम तो जानती हो बुढ़ापे में। उसने अपनी उंगली अपने सिर पर घुमाकर इशारा किया कि मां पागल हो गई हैं। यह सुनते ही सावित्री देवी सिसक उठीं। अपनी ही औलाद के मुंह से ऐसा झूठ सुनकर उनका कलेजा फट गया। अंजलि का हाथ हवा में लहराया और एक जोरदार तमाचा चटाक की आवाज के साथ राकेश के गाल पर पड़ा। वह आवाज इतनी तेज थी कि पूरे आंगन में गूंज गई। राकेश लड़खड़ाकर पीछे गिरते गिरते बचा। उसका गाल तुरंत लाल पड़ गया और पूरा सन्नाटा और गहरा हो गया, यहां तक कि हवा भी जैसे थम गई हो। जुबान संभालकर बात कर, राकेश। अंजलि दहाड़ी। उसकी आवाज में अब एक फौजी अफसर की कड़क थी। जिस मां ने तुझे अपना पेट काटकर पाला, जिस मां के गहने बेचकर तूने अपनी दुकान शुरू की, आज उसी को पागल कहता है। अंजलि ने एक कदम आगे बढ़ाया और राकेश डरकर पीछे हटा। तूने क्या सोचा था? मैं सरहद पर मर जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी और तू मेरी कमाई और इस घर पर कब्जा करके ऐश करेगा। अंजलि ने अपनी जेब से वह कागज निकाला जो उसने अस्पताल से बनवाया था, मां की मेडिकल रिपोर्ट, और उसे राकेश के मुंह पर दे मारा। पढ़ दे, पढ़ दे। इसे कुपोषण, टूटी हड्डियां, जलने के निशान, यह सब बुढ़ापे की निशानियां हैं या तेरी हैवानियत की? अंजलि के हर सवाल के साथ राकेश और छोटा होता जा रहा था। मेहमान अब कानाफूसी करने लगे थे। शर्मा जी, जो पड़ोस में रहते थे, आगे आए और अविश्वास से बोले, राकेश, तूने तो कहा था कि माताजी हरिद्वार में आश्रम में रह रही हैं। यह क्या माजरा है? राकेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह पसीने से तरबतर हो चुका था और जमीन देख रहा था। सुनीता ने बीच में बोलने की कोशिश की। देखिए, यह हमारे घर का मामला है, आप लोग बीच में मत बोलिए। लेकिन अंजलि ने उसे बीच में ही काट दिया। घर का मामला तब तक था जब तक तुमने इसे चारदीवारी में रखा था। जिस दिन तुमने मेरी मां को सड़क पर धक्का दिया, उसी दिन यह मामला समाज और कानून का हो गया। अंजलि ने सुनीता की ओर उंगली उठाकर चेतावनी दी। और तुम, एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम भी एक मां हो। कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ यही करे तो? सुनीता का चेहरा शर्म से झुक गया। उसका बेटा मुन्ना दौड़कर आया और अंजलि के पैरों से लिपट गया। बुआ, बुआ। अंजलि का दिल पसीज गया। उसने बच्चे को गोद में नहीं उठाया, लेकिन उसके सिर पर हाथ फेरा। वह जानती थी कि बच्चे की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसे अपने मां बाप के पापों का गवाह बनना पड़ रहा है। सावित्री देवी, जो अब तक चुप थी, धीरे धीरे आगे बढ़ीं और उस सोफे की ओर गईं जो कभी उनका पसंदीदा था, लेकिन अब उस पर नए कवर चढ़े थे। उन्होंने कांपते हाथों से उसे छुआ। यह घर जिसे उन्होंने अपने हाथों से संवारा था, आज उन्हें पराया लग रहा था। अंजलि ने देखा कि मां खड़ी हैं। उसने तुरंत एक कुर्सी खींची और मां को उस पर बैठाया। बैठो मां, यह तुम्हारा घर है। अब तुम्हें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। राकेश अब गिड़गिड़ाने की मुद्रा में आ गया था। उसे अपनी इज्जत और पुलिस केस दोनों का डर सताने लगा था। दीदी, गलती हो गई, माफ कर दो। मैं बहक गया था। मैं मां के पैर पकड़ता हूं। वह लपक कर सावित्री देवी के पैरों में गिरने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंजलि ने अपने बूट से उसे रोक दिया। दूर रह, उसने चेतावनी दी। तेरे यह आंसू अब मगरमच्छ के आंसू लगते हैं। अगर तुझे सच में पछतावा होता तो तूने मां को खोजने की कोशिश की होती, न कि यहां पार्टी कर रहा होता। अंजलि ने चारों ओर खड़े मेहमानों की ओर देखा। आप लोग भी देख लीजिए, यह है वह बेटा जिसे आप लोग श्रवण कुमार समझते थे। इसने अपनी मां को भीख मांगने के लिए मजबूर किया ताकि यह इस कोठी में रह सके। भीड़ में से कई लोगों ने धिक्कार है और शर्म आनी चाहिए जैसी बातें कहनी शुरू कर दी। जिन लोगों के साथ राकेश अभी हंस रहा था, वही अब उसे घृणा की नजरों से देख रहे थे।
यह सामाजिक बहिष्कार राकेश के लिए किसी भी जेल की सजा से बड़ा था। उसका बना बनाया रुतबा मिट्टी में मिल रहा था। अंजलि ने अपनी मां के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राकेश, यह घर पापा ने मां के नाम किया था, और तूने धोखे से जो कागज बनवाए हैं उनकी क्या कानूनी हैसियत है, यह मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। अंजलि की आवाज में अब विजय का विश्वास था। मेरे वकील कल सुबह आएंगे और धोखाधड़ी और घरेलू हिंसा का केस दर्ज होगा। तब तक तुम चाहो तो अपनी वकालत की तैयारी कर सकते हो। सुनीता रोने लगी थी और कह रही थी कि हम कहां जाएंगे, हमारा छोटा बच्चा है। लेकिन अंजलि का दिल अब पत्थर हो चुका था। उसने सुनीता की आंखों में देखा और कहा, वही जहां तुमने मेरी मां को भेजा था सड़क पर। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास हाथ पैर हैं, जवानी है, तुम कमा सकते हो। लेकिन मेरी मां के पास सिर्फ बुढ़ापा और लाचारी थी। हालांकि अंजलि जानती थी कि वह उन्हें सड़क पर नहीं फेंकेगी, क्योंकि वह उनके जैसी नहीं है। लेकिन उन्हें इस डर का एहसास कराना जरूरी था। उसने घर के नौकर को आवाज दी, जो एक कोने में खड़ा कांप रहा था, रामू, मां के लिए पानी लाओ और इनका कमरा, जो मुख्य बेडरूम है, उसे अभी के अभी साफ करो। सारा फालतू सामान बाहर फेंको। रामू तुरंत दौड़ पड़ा। उसे पता था कि अब घर की कमान बदल चुकी है। राकेश और सुनीता एक कोने में सिमट कर रह गए थे। उनकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। पार्टी का माहौल मातम में बदल गया था। मेहमान एक एक करके खिसकने लगे थे। कोई भी इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता था। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। उसने आज पहला मोर्चा जीत लिया था, लेकिन वह जानती थी कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, मां के आत्मसम्मान को वापस लाने की और उनके मन से उस डर को निकालने की जो राकेश और सुनीता ने बिठा दिया था। सावित्री देवी ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, बल्कि सुकून के थे कि उनकी बेटी उनकी ढाल बनकर खड़ी है। शाम पूरी तरह घिर चुकी थी और घर की सजावटी लाइटें अब किसी मजाक जैसी लग रही थीं। अंजलि ने उठकर उन लाइटों का स्विच बंद कर दिया। अब इस घर में दिखावे की रोशनी नहीं, बल्कि सच्चाई का दिया जलेगा, उसने मन ही मन कहा। उसने अपनी वर्दी की कैप उतारी और टेबल पर रख दी। अब वह एक फौजी नहीं, बल्कि एक गृहस्वामिनी की भूमिका में थी। उसने राकेश की ओर देखे बिना आदेश दिया, जब तक मैं अगला फैसला नहीं लेती, तुम लोग गेस्ट रूम में रहोगे और मां के आसपास भी भटकने की कोशिश मत करना। राकेश ने सिर झुका लिया। उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि एक और शब्द बोलने का मतलब है सीधे जेल। अगली सुबह का सूरज जब राकेश निवास के आंगन में उतरा, तो वह अपने साथ एक अजीब सी खामोशी लेकर आया, जो कल रात के हंगामे के शोर से कहीं ज्यादा भारी थी। अंजलि ने रात भर अपनी मां के सिरहाने जागकर बिताई थी, और अब वह ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी थी। उसके सामने टेबल पर कुछ कानूनी दस्तावेज फैले हुए थे। उसने शहर के सबसे नामी वकील और अपने पुराने मित्र राजीव खन्ना को सुबह सुबह ही बुला लिया था, जो अब गंभीरता से उन कागजों की जांच कर रहे थे जिन पर सावित्री देवी के अंगूठे के निशान थे। राकेश और सुनीता कमरे के दूसरे कोने में खड़े थे। उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक गहरा डर और अनिश्चितता थी। कल की उनकी सारी हेकड़ी हवा हो चुकी थी और अब वे एक अपराधी की तरह अपनी सजा का इंतजार कर रहे थे। वकील राजीव ने चश्मा उतारते हुए अंजलि की ओर देखा और कहा, अंजलि, यह मामला साफ तौर पर धोखाधड़ी, फ्रॉड और जबरदस्ती कोवर्जन का है। मेडिकल रिपोर्ट साबित करती है कि जिस समय ये कागज साइन कराए गए, माताजी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी और यह संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य है। राकेश यह सुनते ही भड़क उठा। उसने बीच में बोलने की कोशिश की। यह झूठ है। मां ने अपनी मर्जी से साइन किए थे। वे चाहती थीं कि बिजनेस में मेरी मदद हो। अंजलि ने उसे एक तीखी नजर से देखा। बिजनेस में मदद या जुए
और अय्याशी के लिए पैसा मां के गहने और मेरी भेजी हुई कमाई कहाँ गई? राकेश, उसका हिसाब कौन देगा? राकेश की जुबान लड़खड़ा गई, क्योंकि सच यह था कि उसका कोई बिजनेस बचा ही नहीं था। अंजलि ने फाइल बंद करते हुए कहा, राकेश, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम चुपचाप यह घर खाली कर दो और यह लिख कर दो कि तुमने धोखे से साइन लिए थे। दूसरा, मैं पुलिस में एफआईआर दर्ज कराऊं, जिसमें घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी और वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा अधिनियम सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत तुम्हें और सुनीता को कम से कम 10 साल की जेल होगी। सुनीता यह सुनते ही रोने लगी। दीदी, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे बच्चे का क्या होगा? मुन्ना का तो ख्याल करो। अंजलि ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मुन्ना का ख्याल मुझे है, इसलिए मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रही हूं, सिर्फ घर से निकाल रही हूं। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं अभी भी बुआ का फर्ज निभा रही हूं, वरना एक फौजी के तौर पर तुम्हारा कोर्ट मार्शल वहीं कर देती। तभी बाहर गेट पर जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगीं और गंदी गालियों का शोर सुनाई दिया, जिससे घर के अंदर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। राकेश, बाहर निकल साले, कब तक चूहे की तरह बिल में छिपा रहेगा? एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी। राकेश का चेहरा पीला पड़ गया, उसके पसीने छूटने लगे और वह थर थर कांपने लगा। अंजलि ने अपनी जगह से उठकर खिड़की से झांका। बाहर 4-5 हट्टे कट्टे लोग खड़े थे, जो स्थानीय सूदखोर मनी लेंडर्स लग रहे थे। ये कौन है? राकेश, अंजलि ने कड़क आवाज में पूछा। राकेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, दीदी, वो बिजनेस में थोड़ा घाटा हो गया था, तो सेवजी से कुछ पैसा उधार लिया था। तुम संभाल लो ना दीदी, प्लीज। अंजलि को अब पूरी कहानी समझ में आ गई थी। राकेश ने न केवल मां के साथ अत्याचार किया था, बल्कि वह बुरी तरह से कर्ज में भी डूबा हुआ था, और अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए ही उसने घर हड़पने की कोशिश की थी। अंजलि ने वकील को रुकने का इशारा किया और खुद मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। राकेश ने उसे रोकने की कोशिश की। दीदी, मत जाओ, वे मार डालेंगे। लेकिन अंजलि ने उसका हाथ झटक दिया। उसने गेट खोला और उन गुंडों के सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गई। उसकी आंखों में वही चमक थी जो सरहद पर दुश्मन के सामने होती है। आवाज नीचे। अंजलि की दहाड़ सुनकर वे गुंडे एक पल के लिए सहम गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक महिला उनका सामना करेगी। कौन हो तुम लोग, और यहां क्या तमाशा लगा रखा है? अंजलि ने पूछा। उनमें से जो लीडर था, उसने अंजलि की वर्दी को गौर से देखा, जिसे उसने सुबह फिर से पहन लिया था, और थोड़ा लहजा नरम करते हुए बोला, मैडम जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपके भाई ने हमसे 10 लाख रुपए लिए थे। 6 महीने हो गए, न ब्याज दे रहा है न मूल। उसने कहा था कि यह मकान बेचकर पैसे लौटाएगा। अंजलि ने पीछे मुड़कर राकेश को देखा, जो दरवाजे के पीछे छिपा था। तो यह थी असली योजना, घर को गिरवी रखकर या बेचकर अपना कर्ज चुकाना और फिर मां को हमेशा के लिए सड़क पर छोड़ देना। अंजलि को अपने भाई पर घिन आ रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वह इतना गिर सकता है। यह मकान मेरी मां सावित्री देवी के नाम पर है, और किसी को भी इसे बेचने या गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं है। अंजलि ने उन लोगों से साफ शब्दों में कहा। राकेश ने जो भी वादा किया वह झूठ था। इस घर से आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सूदखोर भड़क गया, तो फिर हम राकेश को उठा ले जाएंगे, पैसा तो हम वसूल करके रहेंगे। अंजलि ने बहुत शांत भाव से कहा, राकेश बालिग है, उसने अपने नाम पर कर्ज लिया है, आप उससे निपटिए। लेकिन अगर आपने इस घर की दहलीज पार करने की कोशिश की या मेरी मां को परेशान किया, तो याद रखना, मैं सेना में हूं। पुलिस आने में देर नहीं लगेगी, और फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। सूदखोरों को समझ आ गया कि यह दाल नहीं गलने वाली। उन्होंने राकेश को गालियां देते हुए चिल्लाया, राकेश, आज शाम तक का वक्त है। अगर पैसा नहीं मिला तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। कोई फौजी बहन तुझे नहीं बचा पाएगी बाहर। वे लोग धमकी देकर चले गए।
अंजलि वापस अंदर आई और दरवाजा बंद कर दिया। राकेश अब उसके पैरों में लौट गया। दीदी बचा लो, वे मुझे मार डालेंगे। तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तुम दे दो ना, मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। अंजलि ने उसे हिकारत से देखा। मेरे पैसे मेरी मेहनत के हैं, और जो थे वो तू पहले ही खा चुका है। यह तेरा कर्म कर्मा है राकेश, और इसका फल तुझे ही भोगना पड़ेगा। सावित्री देवी, जो अब तक अपने कमरे के दरवाजे से यह सब सुन रही थीं, धीरे धीरे लाठी टेकती हुई बाहर आईं। राकेश दौड़कर उनके पास गया। मां, तुम तो कहो दीदी से, वे मेरे बेटे को अनाथ कर देंगे। वह मां की ममता का फायदा उठाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका चेहरा सख्त था। उन्होंने राकेश के सिर पर हाथ रखने की बजाय अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब तूने मुझे बारिश में घर से निकाला था, तब तुझे याद नहीं आया कि मैं तेरी मां हूं। जब तूने मुझे भूखा रखा, तब तुझे याद नहीं आया। सावित्री देवी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई की ताकत थी। मैंने तुझे जन्म दिया, यह मेरी भूल थी, लेकिन अब मैं उस भूल को और नहीं पालूंगी। अंजलि ने वकील की ओर देखा और इशारा किया। वकील ने कागज आगे बढ़ाए। राकेश जी, इन कागजों पर साइन कीजिए। इसमें लिखा है कि आप यह घर छोड़कर जा रहे हैं और भविष्य में इस संपत्ति पर आपका कोई दावा नहीं होगा। बदले में अंजलि जी आपके खिलाफ पुलिस केस वापस ले लेंगी, लेकिन वह आपका कर्ज नहीं चुकाएंगी। यह एक सौदा था, आजादी के बदले घर। राकेश के पास कोई विकल्प नहीं था। जेल जाने से बेहतर था कि वह सूदखोरों से भागता फिरे। उसने कांपते हाथों से कलम उठाई और उस घर के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए, जिस पर कब्जा करने के लिए उसने अपनी मां की बलि चढ़ा दी थी। तुम्हारे पास अपना सामान पैक करने के लिए 2 घंटे हैं, अंजलि ने घड़ी देखते हुए कहा। सिर्फ अपने कपड़े और निजी सामान, घर की कोई भी चीज, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि वह सब पापा के पैसों से या मेरी कमाई से आया है। सुनीता चीखने लगी। हम कहां जाएंगे? हमारे पास तो रिक्शे के पैसे भी नहीं हैं। अंजलि ने अपने पर्स से कुछ नोट निकाले और टेबल पर रख दिए। यह आखिरी भीख है जो मैं तुम्हें दे रही हूं। इसे रखो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। और याद रखना, अगर दोबारा इस मोहल्ले में दिखे तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई हो। यह रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। खून के रिश्ते पानी से भी सस्ते साबित हुए थे। अगले 2 घंटों में घर में एक अजीब सी भागदौड़ मची रही। राकेश और सुनीता ने अपने सूटकेस पैक किए। उनके चेहरों पर हार और अपमान की कालिक पुती थी। मुन्ना समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वह रो रहा था क्योंकि उसे अपना खिलौना नहीं मिल रहा था। अंजलि ने उसे एक चॉकलेट दी और कहा, बेटा, तुम जब बड़े होगे तो समझोगे। अच्छे इंसान बनना, अपने पिता जैसे मत बनना। जब वे लोग घर से निकलने लगे तो पड़ोसियों की भीड़ फिर जमा हो गई। इस बार कोई विदाई देने नहीं आया था, बल्कि सब यह देखने आए थे कि पाप का घड़ा कैसे फूटता है। राकेश ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंजलि ने दरवाजा उसकी नाक पर बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा सुकून देने वाला था। अंजलि ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसके कंधों से कई टन का बोझ उतर गया हो। वह मुड़ी और देखा कि मां भगवान के मंदिर के सामने बैठी रो रही हैं। यह जीत थी, लेकिन एक ऐसी जीत जिसमें हार का स्वाद भी मिला हुआ था। एक परिवार का टूट जाना। अंजलि मां के पास गई और उनके कंधे पर सिर रख दिया। मां, कचरा साफ हो गया, अब हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। सावित्री देवी ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। तूने मेरा मान रख लिया बेटा। भगवान किसी को बेटा दे या न दे, लेकिन तेरे जैसी बेटी सबको दे। शाम होते होते अंजलि ने घर को गंगा जल से पवित्र किया। उसने उन कोनों को साफ किया जहां मां को कैद रखा गया था। उस अंधेरे गोदाम को हमेशा के लिए ताला लगा दिया। वकील साहब जा चुके थे।
और कानूनी तौर पर घर अब पूरी तरह सुरक्षित था। अंजलि जानती थी कि राकेश को बाहर की दुनिया में बहुत ठोकरें खानी पड़ेंगी। सूदखोर उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यह उसका अपना चुना हुआ रास्ता था। जैसा बोगे वैसा काटोगे, अंजलि ने बुदबुदाया। अब उसकी प्राथमिकता सिर्फ एक थी, अपनी मां की सेहत और उनकी खोई हुई मुस्कान को वापस लाना। रात के खाने के लिए अंजलि ने खुद रसोई संभाली। उसने वही दाल और सब्जी बनाई जो पापा को पसंद थी। जब वे दोनों खाने बैठे तो डाइनिंग टेबल बहुत बड़ी और खाली लग रही थी, लेकिन उसमें कड़वाहट नहीं थी। अंजलि ने अपने हाथों से मां को पहला निवाला खिलाया। सावित्री देवी के चेहरे पर एक अरसे बाद सुकून की झलक थी। उन्होंने खाना खाते हुए कहा, आज रोटियां बहुत मीठी लग रही हैं अंजू। अंजलि मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। उसने तय किया कि वह अपनी छुट्टियां बढ़ाकर यहीं रहेगी और मां के लिए एक परमानेंट केयरटेकर का इंतजार करेगी, या फिर उन्हें अपने साथ पोस्टिंग पर ले जाएगी। अब वह अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। 1 महीना बीत चुका था और बनारस की फिजाओं में अब वसंत की आहट सुनाई देने लगी थी। ठीक वैसे ही जैसे सिंह निवास में धीरे धीरे खुशियां लौट रही थीं। अंजलि ने पिछले 30 दिनों में उस घर का कोना कोना साफ कर दिया था, न केवल धूल और गंदगी से, बल्कि उन बुरी यादों से भी जो दीवारों में समा गई थीं। उसने घर की उन दीवारों पर नया रंग रोगन करवाया जहां कभी सीलन और पप्पड़ियां थीं, और उस अंधेरी कोठरी को जो कभी उसकी मां की जेल थी, एक सुंदर पूजा घर में तब्दील कर दिया। अब सुबह की शुरुआत वहां घंटियों की आवाज और अगरबत्ती की खुशबू से होती थी, न कि गालियों और रोने की आवाजों से। अंजलि ने महसूस किया कि घर केवल ईंट पत्थर से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की ऊर्जा से बनता है। और अब यहां की ऊर्जा में शांति और सुकून था। हालांकि अतीत के घाव भरने में वक्त लगने वाला था। सावित्री देवी की सेहत में अब काफी सुधार था। उनके गालों पर अब वह पीलापन नहीं था जो कुपोषण की निशानी थी, बल्कि एक हल्की लाली लौट आई थी। अंजलि ने एक सख्त न्यूट्रिशन चार्ट बनाया था और वह खुद सुनिश्चित करती थी कि मां समय पर दवाइयां और फल लें। वह एक बेटी कम और एक नर्स ज्यादा बन गई थी। शुरू शुरू में सावित्री देवी को रात में बुरे सपने आते थे। वे नींद में चिल्लाती थीं कि दरवाजा मत बंद करो, लेकिन अंजलि हर बार उनके पास होती थी, उनका हाथ थामने के लिए। अब वे सपने कम हो गए थे और उनकी जगह उन पुरानी कहानियों ने ले ली थी जो वे अंजलि को बचपन में सुनाया करती थीं। मां और बेटी के बीच का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था, जिसमें शब्दों की जरूरत कम पड़ती थी। खामोशी ही सारी बातें कह देती थी। एक शाम जब अंजलि आंगन में तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी, शर्मा अंकल और मोहल्ले के कुछ अन्य बुजुर्ग घर आए। वे सब नजरें झुकाए हुए थे और उनके चेहरों पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। बेटा अंजलि, शर्मा जी ने हिचकिचाते हुए कहा, हमें माफ कर दो। हम सब जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हमने कभी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। हमें लगा कि यह पारिवारिक मामला है। अंजलि ने उन्हें चाय पिलाई और बहुत शांत भाव से कहा, अंकल, बुराई तब नहीं पनपती जब बुरे लोग कुछ करते हैं, बल्कि तब पनपती है जब अच्छे लोग चुप रहते हैं। आपने जो किया वह समाज की उदासीनता थी, लेकिन मुझे खुशी है कि अब आप लोगों को अपनी गलती का एहसास है। उसने उन्हें माफ कर दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि गुस्से को पालने से वह खुद जलती रहेगी, और अब उसे आगे बढ़ना था। राकेश और सुनीता के बारे में उड़ती उड़ती खबरें अब घर तक पहुंचने लगी थीं, और जैसा कि अंजलि ने भविष्यवाणी की थी, कर्म का चक्र अपना काम कर रहा था। पता चला था कि सूदखोरों ने राकेश की दुकान का सारा सामान जब्त कर लिया था और उसकी गाड़ी भी छीन ली थी। अब वह शहर के एक सस्ते से इलाके में एक किराए की खोली में रह रहा था। खबर यह भी थी कि सुनीता और राकेश के बीच रोज झगड़े होते थे और सुनीता अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली गई थी, यह कहकर
कि वह एक कंगाल के साथ नहीं रह सकती। राकेश, जो कभी राजा बनकर इस घर में घूमता था, अब छोटे मोटे काम करके अपना पेट पाल रहा था। वह अब उसी गरीबी और अकेलेपन को भोग रहा था जो उसने अपनी मां को दिया था। अंजलि को यह सुनकर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी विरक्ति महसूस हुई। न्याय हो चुका था, लेकिन एक परिवार की कीमत पर। अंजलि की छुट्टियां अब खत्म होने वाली थीं और उसे एक बड़ा फैसला लेना था। वह जानती थी कि वह अपनी मां को दोबारा अकेला छोड़कर सीमा पर नहीं जा सकती। उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को एक लंबी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन किया था और दयालु आधार कंपैशनेट ग्राउंड पर एक पीस स्टेशन यानी शांत क्षेत्र में पोस्टिंग की मांग की थी। सेना, जो अपने सैनिकों के परिवारों का बहुत सम्मान करती है, ने उसकी अर्जी स्वीकार कर ली थी। अंजलि का ट्रांसफर अब इलाहाबाद प्रयागराज के कैंटोनमेंट में हो गया था, जो बनारस से केवल कुछ घंटों की दूरी पर था। अब वह सप्ताहांत पर घर आ सकती थी और उसने मां की देखभाल के लिए एक भरोसेमंद आया का भी इंतजाम कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सावित्री देवी अब जानती थीं कि उनकी बेटी बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। मां, आज शाम हम गंगा आरती देखने चलेंगे, अंजलि ने नाश्ते की मेज पर घोषणा की। बहुत समय हो गया तुमने गंगा मैया के दर्शन नहीं किए। सावित्री देवी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर एक डर की परछाई भी गुजरी। बेटा, वहां बहुत भीड़ होती है, लोग मुझे पहचानेंगे तो क्या कहेंगे? वही भिखारिन। अंजलि ने बीच में ही उनकी बात काट दी। कोई कुछ नहीं कहेगा मां, तुम एक फौजी की मां हो और आज तुम सिर उठाकर चलोगी। जो लोग पहचानेंगे वे भी अब इज्जत से सिर झुकाएंगे, क्योंकि वक्त बदल चुका है। अंजलि ने अलमारी से एक नई बनारसी साड़ी निकाली, जिसका रंग गहरा लाल था, जो शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। उसने खुद अपनी मां को तैयार किया, उन्हें हल्का मेकअप लगाया और बालों में गजरा लगाया। आईने में अपनी छवि देखकर सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। वह अब एक लाचार बुढ़िया नहीं, बल्कि एक गरिमामयी महिला लग रही थी। शाम को जब वे दोनों दशाश्वमेध घाट की ओर बढ़े तो नजारा देखने लायक था। अंजलि ने सादे कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी चाल में वही फौजी आत्मविश्वास था, और सावित्री देवी उसका हाथ पकड़कर चल रही थीं। जिस बस स्टैंड पर सावित्री देवी भीख मांगती थीं, गाड़ी जब वहां से गुजरी तो उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। अंजलि ने उनका हाथ कसकर दबाया, यह संकेत देते हुए कि वह अतीत अब पीछे छूट चुका है। घाट पर पहुंचकर भीड़ का शोर, घंटियों की आवाज और अगरबत्ती की महक ने उनका स्वागत किया। यह वही काशी थी जो मोक्ष देती है, और आज यह सावित्री देवी को उनके दुखों से मोक्ष देने के लिए तैयार थी। नाव वाले, पूल वाले, उनमें से कुछ ने सावित्री देवी को पहचान लिया। वे वही लोग थे जिन्होंने उन्हें दुत्कार दिया था, लेकिन आज अंजलि को उनके साथ देखकर वे सम्मान से प्रणाम माताजी कह रहे थे। यह दुनिया की रीत है, यह शक्ति को सलाम करती है, और आज शक्ति सावित्री देवी के साथ खड़ी थी। उन्होंने नदी के किनारे सीढ़ियों पर एक साफ जगह चुनी और वहां बैठ गईं। सामने मां गंगा अपनी लहरों के साथ बह रही थी, जो सदियों से इस शहर के पाप और पुण्य दोनों को अपने में समेटे हुए हैं। अंजलि ने देखा कि उसकी मां की नजरें गंगा के पानी पर टिकी हैं। वे शायद अपने जीवन के उतार चढ़ाव को उस धारा में देख रही थीं। अंजू, सावित्री देवी ने धीरे से कहा, मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया है। जब मैं सड़कों पर भटक रही थी तो मैं सोचती थी कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए होंगे, लेकिन आज मुझे लगता है कि यह सब शायद एक परीक्षा थी, यह देखने के लिए कि मेरा विश्वास कितना पक्का है। अंजलि ने मां के कंधे पर सिर रख दिया। भगवान परीक्षा कड़ी लेते हैं मां, लेकिन वे अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। देखो, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास वापस भेज दिया। तभी शाम की आरती की तैयारी शुरू हो गई। पुजारियों ने बड़े बड़े पीतल के दिए उठाए और शंखनाद किया, जिसकी गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो गया।
जैसे ही आरती शुरू हुई और आग की लपटें आसमान की ओर उठीं, सावित्री देवी ने अपने हाथ जोड़ लिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर जो शांति थी वह किसी समाधि से कम नहीं थी। अंजलि उन्हें देख रही थी और उसे महसूस हुआ कि उसकी असली जीत कोई मेडल या प्रमोशन नहीं है, बल्कि अपनी मां के चेहरे पर यह शांति लाना है। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसे समय रहते सद्बुद्धि मिली और वह अपनी मां को बचाने आ सकी। उस पवित्र अग्नि के साक्षी में अंजलि ने अपने मन की बची खुची कड़वाहट को भी स्वाहा कर दिया। उसने राकेश को माफ तो नहीं किया था, लेकिन अब उसके लिए नफरत पालना छोड़ दिया था, क्योंकि वह अपनी नई जिंदगी में जहर नहीं घोलना चाहती थी। आरती समाप्त होने के बाद अंजलि ने एक पत्तों से बना दिया दीपदान खरीदा, जिसमें गेंदे के फूल और एक छोटी सी मोमबत्ती थी। वे दोनों पानी के बिल्कुल करीब गईं। अंजलि ने मां का हाथ पकड़कर दिए को जलाया और धीरे से पानी में छोड़ दिया। वह छोटा सा दिया लहरों पर डगमगाता हुआ आगे बढ़ा, अंधेरे पानी में रोशनी की एक लकीर बनाता हुआ। यह दिया हमारे नए जीवन के लिए है मां, अंजलि ने कहा। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी ही उसे हराने के लिए काफी होती है। सावित्री देवी ने गंगा के पानी को छूकर अपने माथे से लगाया। यह उनका शुद्धि स्नान था। बिना पानी में भीगे ही उनकी आत्मा धुल गई थी। वापसी में घाट की सीढ़ियां चढ़ते हुए सावित्री देवी की सांस थोड़ी फूल रही थी, लेकिन वे रुक नहीं रही थीं। उन्होंने अंजलि की ओर देखा और एक ऐसी बात कही जिसने अंजलि के दिल को छू लिया। बेटा, लोग कहते हैं कि बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, लेकिन वे गलत हैं। बेटा तो वो है जो फर्ज निभाए, चाहे वह लड़का हो या लड़की। तू मेरा बेटा भी है और बेटी भी। अंजलि मुस्कुराई और बोली, नहीं मां, मुझे बेटा मत बनाओ। एक बेटी होना ही काफी है। समाज को यह समझने की जरूरत है कि बेटियां पराया धन नहीं होती। वे वो जड़ें होती हैं जो आंधी में भी पेड़ को गिरने नहीं देती। यह संवाद केवल उन दोनों के बीच नहीं था, बल्कि उस पूरे समाज के लिए एक संदेश था जो आज भी वारिस के रूप में बेटों की चाह रखता है। लेकिन बुढ़ापे में अक्सर बेटियां ही काम आती हैं। जब वे घर वापस लौटीं तो रात हो चुकी थी। घर की लॉबी में अंजलि ने अपने पिता की तस्वीर पर एक ताजी माला चढ़ाई। तस्वीर में पिता मुस्कुरा रहे थे और अंजलि को लगा जैसे वे उसे आशीर्वाद दे रहे हैं कि उसने उनके घर और उनकी पत्नी की रक्षा की। सावित्री देवी अब बहुत थक चुकी थीं, लेकिन यह थकान संतोष की थी। अंजलि ने उन्हें बिस्तर पर लेटाया और उनके पैरों पर हल्का तेल मलने लगी। यह अब उनकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। अब सो जाओ मां, अंजलि ने कहा। कल सुबह हमें वकील साहब के ऑफिस जाना है। वसीयत पक्की करवानी है ताकि भविष्य में कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर न देख सके। सावित्री देवी ने अंजलि का हाथ अपने गाल से लगाया और धीरे से सो गईं। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अंजलि अपने कमरे में आई और बालकनी में खड़ी होकर शहर को देखने लगी। दूर कहीं किसी मंदिर से अब भी घंटी की आवाज आ रही थी। उसने सोचा कि जीवन कितना अजीब है। 2 साल पहले वह एक महत्वाकांक्षी लड़की थी जो दुनिया जीतना चाहती थी, और आज वह एक परिपक्व महिला है जिसने अपनी छोटी सी दुनिया को टूटने से बचा लिया। उसने महसूस किया कि असली ग्लोरी वर्दी के सितारों में नहीं, बल्कि अपनों के आंसू पोंछने में है। और जो कुछ जलकर राख हुआ, वह ऐश उन रिश्तों की थी जो खोखले थे। अब जो बचा था वह शुद्ध सोना था, तपा हुआ और खरा। अंजलि ने आसमान की ओर देखा। एक तारा सबसे ज्यादा चमक रहा था। उसने मुस्कुराकर उसे सलाम किया और अपने कमरे की बत्ती बंद कर दी। अंधेरा अब डरावना नहीं था, क्योंकि उसके भीतर रोशनी थी। यह कहानी बनारस की उन हजारों कहानियों में से एक थी जो गंगा के घाटों पर शुरू और खत्म होती हैं। लेकिन यह कहानी एक मिसाल थी। यह साबित करती थी कि खून के रिश्ते केवल डीएनए से नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और समर्पण से बनते हैं।
अंजलि ने न केवल एक युद्ध जीता था, बल्कि उसने मानवता और धर्म की रक्षा की थी, जो एक सैनिक का सबसे बड़ा धर्म है। और सावित्री देवी, वे अब वह पेड़ थीं जो एक बार सूखने के कगार पर था, लेकिन प्रेम के जल ने उसे फिर से हरा भरा कर दिया था। गंगा बहती रही, समय चलता रहा, लेकिन मां और बेटी का यह प्रेम अमर हो गया। 5 साल का समय गंगा के पानी की तरह बह गया था, लेकिन अपने पीछे जो निशान छोड़ गया था वे अमिट थे। प्रयागराज इलाहाबाद का कुंभ मेला अपनी पूरी भव्यता पर था। करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ संगम में डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़ी थी। इस अपार जनसमूह के बीच वीआईपी घाट के पास एक शानदार सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक गरिमामयी महिला उतरी। अब वह मेजर अंजलि सिंह थीं और उनके साथ उनकी बूढ़ी मां सावित्री देवी थीं, जो अब पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और शांत दिख रही थीं। अंजलि की गोद में एक 2 साल का प्यारा सा बच्चा था और साथ में उसका पति, जो खुद एक सम्मानित डॉक्टर था। यह एक पूरा परिवार था जिसे देखकर लगता था कि ईश्वर ने उन पर अपनी सारी कृपा बरसा दी है। सावित्री देवी ने संगम के पवित्र जल को नमन किया। उनकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो कभी बनारस की गलियों में हुआ करता था। उन्होंने अंजलि की ओर देखा और मुस्कुराईं। बेटा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। तेरे पिताजी की आत्मा भी आज शांत होगी। अंजलि ने मां का हाथ थाम लिया। यह सब आपके आशीर्वाद का फल है मां। उन्होंने वहां गरीबों को दान दिया, कंबल बांटे और साधुओं का आशीर्वाद लिया। वे जहां भी जाते, लोग उन्हें सम्मान से देखते, क्योंकि अंजलि न केवल एक बहादुर अफसर थीं, बल्कि समाज सेवा के लिए भी जानी जाती थीं। उसी भीड़ में कुछ ही दूरी पर फटे पुराने कपड़ों में लिपटा एक आदमी खड़ा था, जो कूड़ा बीनने का काम कर रहा था। उसके बाल बढ़े हुए थे, दाढ़ी खिचड़ी हो चुकी थी और चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापा छा गया था। वह लंगड़ा कर चल रहा था। शायद किसी दुर्घटना में उसका पैर खराब हो गया था। यह राकेश था, वही राकेश जो कभी कोठी का मालिक बनने का सपना देखता था। पिछले 5 सालों में कर्म ने उसे वहां ला खड़ा किया था, जहां उसने अपनी मां को पहुंचाया था। सूदखोरों से बचने के लिए वह शहर दर शहर भागा फिरा। सुनीता उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी, और उसका बेटा मुन्ना अब उसे पहचानता भी नहीं था। राकेश की धुंधली नजरें जब वीआईपी घाट की ओर पड़ी, तो वह ठिठक गया। उसने उस चमकती हुई गाड़ी को देखा, उस वर्दी वाली महिला को देखा और उस बूढ़ी औरत को देखा जो रानी की तरह सम्मान पा रही थी। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़का। मां दीदी, उसके सूखे गले से आवाज निकलने की कोशिश हुई, लेकिन वह वहीं रुक गया। उसे वह तूफानी रात याद आ गई। उसे मां के वो आंसू याद आ गए। उसे एहसास हुआ कि अगर वह आज उनके सामने गया तो शायद वे उसे माफ भी कर दें, लेकिन वह खुद अपनी नजरों से गिर जाएगा। वह अपनी ही मां के सामने भिखारी बनकर नहीं जाना चाहता था। यह उसके पापों की सबसे बड़ी सजा थी, अपनों को सामने देखकर भी उनसे मिल न पाना। अंजलि की नजर भीड़ पर पड़ी। उसे लगा जैसे उसने किसी जाने पहचाने चेहरे को देखा है, शायद राकेश जैसा कोई। उसकी आंखें एक पल के लिए उस लंगड़ाते हुए भिखारी पर टिकी। सावित्री देवी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, किसे देख रही है? अंजलि ने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें फेर लीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर वह राकेश था तो ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे, और अगर नहीं था तो भी हर किसी का हिसाब ऊपर वाला रखता है। उसने मां से कहा, कुछ नहीं मां, बस ऐसे ही। चलिए, देर हो रही है। राकेश ने अपनी गीली आंखों से उस परिवार को दूर जाते हुए देखा। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपके और संगम की रेत में विलीन हो गए। उसने वहीं जमीन पर पड़ा एक झूठा दोना उठाया। वही भूख, वही लाचारी जो कभी उसने अपनी मां को दी थी, आज उसकी नियति बन गई थी। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए। शायद वह माफी मांग रहा था,
या शायद अपने कर्मों को स्वीकार कर रहा था। दूर कहीं एक साधु गा रहा था, कर्म का लेख न मिटे रे भाई, जो बोया वो पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख यहीं भोग जाएगा। गंगा बहती रही, पाप धुलते रहे, लेकिन कर्म का चक्र अपनी गति से चलता रहा। अंजलि और सावित्री का जीवन विशाल और पवित्र बन गया था, जबकि राकेश का जीवन उसी राख ऐश में बदल गया था जिसे उसने खुद पैदा किया था। यही जीवन का सत्य है, यही भारत का सार है।